Hello students, so today we will be starting a new chapter of political science, contemporary South Asia. So first of all, what is South Asia? साउथ एशिया के अंदर कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे. सो इट इंक्लूड्स Maldives, Bangladesh, Bhutan, Sri Lanka, Pakistan, India and Nepal. So these all countries are included in South Asia. Now Himalayas in the north, Indian Ocean, Arabian Sea and Bay of Bengal provides natural insularity to the region. मतलब कि जो हिमालयाज़ है, इंडियन ओशन है, अरेबियन सी है, ये सब चीज़ें एक नेचुरल इंसुलरिटी मतलब एक नेचुरल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं इस रीजन को, जो कि है साउथ एशिया, क्योंकि ये उन सब चीज़ों से सराउंडेड है. Now China is an important player but it is not considered to be the part of this region. China एक important player है इस region का, but China को हम साउथ एशिया का part नहीं मानते. Clear? Next is political system of South Asian countries. तो अब जो कंट्रीज साउथ एशिया में इंक्लूडेड है उनके अंदर क्या क्या पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो किया जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया एंड श्रीलंका हैज़ डेमोक्रेसी, उन दोनों के में क्या है, डेमोक्रेसी चलती है. देन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, दे हैव एक्सपीरियंस्ड बोथ डेमोक्रेसी एंड मिलिट्री. पाकिस्तान और बांग्लादेश ने डेमोक्रेसी भी एक्सपीरियंस करी है और मिलिट्री भी एक्सपीरियंस करी है. देन नेपाल हैज़ बोथ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड देन डेमोक्रेसी. देन भूटान constitutional monarchy and then multi-party system, and then Maldives sultanate and presidential form of government. So ये सारे जो कि political systems चल रहे हैं इन countries के अंदर वो बताए हैं. Our next topic is the military and democracy in पाकिस्तान. कैसे कैसे पाकिस्तान के अंदर रूल हुआ वो हम देखेंगे अब. First is it framed its first constitution and General Ayub Khan took over administration and got himself elected. तो वहाँ पर सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, बट जो मिलिट्री थी जनरल अयूब खान ने, उन्होंने टेक ओवर कर लिया और उन्होंने खुद को इलेक्ट करवा लिया. देन अगेन देयर वाज मिलिट्री टेक ओवर एंड इट वाज बाय जनरल याह्या खान. जनरल याह्या खान ने टेक ओवर कर लिया. फिर उसके बाद में डेमोक्रेसी आई, इलेक्टेड गवर्नमेंट आई. जुल्फ़िकर अली भुट्टो की इलेक्टेड गवर्नमेंट थी 1971 से 1977 तक. देन अगेन मिलिट्री टेक ओवर, जनरल ज़ियाउल हक इन 1977 एंड देयर वर प्रोटेस्ट बाय पीपल ने इसको बहुत अपोज करा. देन अगेन इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये किसके अंदर थी, बेनज़ीर भुट्टो के अंदर इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई. देन उसके बाद में PM Nawaz Sharif was removed and Pervez Musharraf got himself elected. वापस से मिलिट्री आ गई, उन्होंने खुद को इलेक्ट करवा लिया. Clear? In the period that followed, Pakistani politics centered around the competition between her party, the Pakistan People's Party and the Muslim League. तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन चलता रहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर और मुस्लिम पार्टी के बीच में. तो पाकिस्तान के अंदर स्टेबल डेमोक्रेसी थी ही नहीं. तो अब क्या क्या फैक्टर्स थे जिस वजह से पाकिस्तान के अंदर फेलियर रहा डेमोक्रेसी का और वहाँ पर लोग चाहते थे कि मिलिट्री ही क्यों रूल करे. सो लेट्स सी. सबसे पहले है कि वहाँ पर सोशल डोमिनेंस था, मिलिट्री, क्लर्जी, लैंड ओइंग एरिस्टोक्रेसी, इन सब लोगों का डोमिनेंस था वहाँ पर, और वो लोग जब भी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आती वो उसे ओवरथ्रो कर लेते एंड दे हेल्प्ड इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री गवर्नमेंट. तो ये सब डोमिनेट कर रहे थे. देन पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया, प्रो मिलिट्री ग्रुप्स बिकेम मोर पावरफुल. अब इंडिया और पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट्स होती रही है. अब इस बीच जो प्रो मिलिट्री ग्रुप्स थे वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो गए एंड दे सेड दैट कि पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान और फ्लॉड, बिल्कुल फ्लॉड है वहाँ पर, वो सब चल ही नहीं सकता. उन लोग को ऐसा लगता था कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है वो सेल्फिश पार्टीज़ और चाओटिक डेमोक्रेसी के थ्रू हार्म होगी, तो वहाँ पर सिर्फ आर्मी का रूल ही जस्टिफाइड है. एंड ऑल्सो देयर वाज लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटिक रूल. मतलब कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी जैसे कि अमेरिका थी, USA,
देयर वॉज लैक ऑफ जेन्युइन सपोर्ट नहीं कर रहे थे इंटरनेशनली लोग कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी आए। क्यों? उनके खुद के अपने रीजंस थे, फॉर देयर ओन मिलिट्री रीजंस दे सपोर्टेड Pakistan for the military rule. Like Pakistan has provided a land to USA so that they can perform their military tests there. ठीक है. Global Islamic terrorism. Now Pakistan's nuclear arsenal might fall into terrorists' hand. It will be protected by military only. और पाकिस्तान को ऐसा लगता था कि अगर डेमोक्रेसी आ गई तो उनके जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स, उनके जो वेपन्स है वो टेररिस्ट के हाथ लग जाएंगे और उनको सिर्फ एक मिलिट्री रूल कर रही है जो वही प्रोटेक्ट कर सकती है। ओके, सो नाउ डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। तो ईस्टर्न पाकिस्तान यूज टू अपोज द डोमिनेंस ऑफ वेस्टर्न पाकिस्तान। तो पहले दो पाकिस्तान माने जाते थे। जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ था तब बांग्लादेश एंड पाकिस्तान वर सेपरेटेड एंड इट वाज नोन एज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पाकिस्तान। जो ईस्टर्न पाकिस्तान था वो था हमारा बांग्लादेश। सो ईस्टर्न पाकिस्तान अपोज करता था वेस्टर्न पाकिस्तान का डोमिनेंस उसके ऊपर, एंड ईस्टर्न पाकिस्तान वाज मेड फ्रॉम असम एंड बंगाल। ईस्टर्न पाकिस्तान असम और बंगाल से बना था जो कि बांग्लादेश था। देन शेख मुजीबुर रहमान डिमांडेड ऑटोनॉमी फॉर ईस्टर्न पाकिस्तान। तो शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान के लिए, ईस्टर्न पाकिस्तान के लिए ऑटोनॉमी की डिमांड करी। He won the elections in 1970 but he was arrested by Western Pakistan, जो कि पाकिस्तान ने अवामी लीग ने उनको अरेस्ट कर लिया। Then General Yahya Khan was killed in mass movements where Pakistan's army was killing people. तो जनरल याया खान हमने पाकिस्तान में पढ़ा था कि he was during the time of Bangladesh crisis, he was the leader there, so he was killed in the mass movements and there was a large scale migration to India. इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल माइग्रेशन हुआ। इंडियन गवर्नमेंट ने सपोर्ट करा बांग्लादेश को और उनको हेल्प करी फाइनेंशियली एंड मिलिटरली हेल्प करी बांग्लादेश को। देन इन 1921 इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक वॉर हुई एंड उसके बाद में बांग्लादेश फॉर्म हुआ। देन बांग्लादेश ने खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करा। देन इन 1975 जो शेख मुजीबुर रहमान थे उन्होंने पार्लियामेंट्री से प्रेसिडेंशियल फॉर्म में चेंज कर लिया गवर्नमेंट को। सो व्हाट डज दिस मीन? मतलब कि वापस से ही वही सब होने लग गया। बट द पीपल वांटेड डेमोक्रेसी, सो मिलिट्री अपराइजिंग टुक प्लेस एंड ही वाज assassinated. Then new military ruler Ziaur Rahman from Bangladesh National Party, he came up and there were elections in 1979 but he was also assassinated. Then there was military takeover by Lieutenant General H.M. Arshad but people wanted democracy, so पीपल को डेमोक्रेसी चाहिए थी तो उसने थोड़ा बहुत पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को अलाउ कर दिया। देन ही बिकेम द प्रेसिडेंट फॉर 5 years और वो खुद 5 साल के लिए प्रेसिडेंट बना, बट देन ही वॉज रिमूव्ड एंड देन अगेन इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1991 एंड देन मल्टी पार्टी सिस्टम स्टार्टेड. So this was all about the formation of Bangladesh, about the multi-party system and the democracy in Bangladesh. Clear? So next is monarchy and democracy in Nepal. Monarchy and democracy in Nepal. So Nepal was a Hindu kingdom. सबसे पहले नेपाल एक हिंदू किंगडम था, फिर उसके बाद में वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई. किंग और आर्मी गवर्नमेंट को कंट्रोल करते थे और वहाँ पर कोई डेमोक्रेसी नहीं थी. Now people began to oppose, so there were pro-democracy movements in Nepal. Then the king had to accept the democracy and there was also spread of Maoist influence. वहाँ पर Maoist influence भी spread हो रहा था और जो Maoist लोग थे वो लोग बिलीव करते थे आर्म्ड अटैक ऑन किंग एंड रूलिंग एलाइट. उन लोग का मानना था कि किंग और रूलिंग एलाइट्स पे आर्म्ड अटैक होना चाहिए था. सो देयर वाज आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द माओइस्ट एंड द किंग्स फोर्सेस. तो इसको एक ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है. किंग्स की फोर्सेस के बीच में, माओइस्ट एंड डेमोक्रेट्स के बीच में एक ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी. सो इन 2002 किंग ने पार्लियामेंट को अबॉलिश कर दिया एंड ही डिसमिस डेमोक्रेसी. तो उन्होंने 2002 में ये सब कर दिया.
Then in 2006 pro-democracy protests were there and the House of Representatives was stored. तो 2006 के अंदर वापस से pro-democracy protests होने लगे and then the House of Representatives, that is a parliament, was restored. So the seven-party alliances, the Maoists and the social activists led pro-democracy movements. और ये जो pro-democracy movements से कौन कौन lead कर रहा था? Seven-party alliances, Maoists and the social activities. Clear? So next is ethnic conflict and democracy in श्रीलंका. अब श्रीलंका के बारे में हम देखेंगे. तो आफ्टर इंडिपेंडेंस सिन्हाला डोमिनेटेड श्रीलंका. दे वर हॉस्टाइल टुवर्ड्स इंडियन तमिल. तो श्रीलंका की इंडिपेंडेंस के बाद में जो सिन्हाला कम्युनिटी के लोग थे वो डोमिनेट करते थे श्रीलंका को, और उन लोग का बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा हॉस्टाइल था, ख़राब था इंडियन तमिल्स की तरफ. तो Sinhalas thought no concessions to be given to Tamils because Sri Lanka belonged only to them. Sinhalas को ऐसा लगता था कि तमिल लोगों को कोई भी कंसेशन, कोई भी चीज़ नहीं मिलनी चाहिए श्रीलंका की, क्योंकि श्रीलंका सिर्फ उनको बिलोंग करता है, सिर्फ सिन्हालास का है श्रीलंका. This led to the militant Tamil nationalism has been fighting with Sri Lankan army for Tamil Eelam. तो अब इसकी वजह से एक अलग नेशनलिज्म बन गया और वो लोग श्रीलंका के अंदर तमिल एलम के लिए फ़ाइट कर रहे हैं कि तमिल्स को भी एक जगह देनी चाहिए. सो देयर वाज प्रेशर ऑन इंडियन गवर्नमेंट बाय इंडियन तमिल्स इन श्रीलंका टू प्रोटेक्ट देम. अब श्रीलंका के अंदर हो रहे थे बट तमिल्स तो वो इंडिया के थे, तो इंडिया के अंदर प्रेशर बन रहा था कि वो प्रोटेक्ट करे जो श्रीलंका के तमिल से. तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राई टू नेगोशिएट टाइम टू श्रीलंका बट दिस टाइम गॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व. तो जो इंडिया की गवर्नमेंट थी वो भी ट्राई कर रही थी टाइम टू टाइम, वो नेगोशिएट कर रहा था श्रीलंका के साथ, बट इस टाइम वो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए इस चीज़ के अंदर. एंड इंडियन सपोर्टेड श्रीलंका एंड गॉट इनटू फाइट विद द लाइट. और इंडियंस ने तमिल्स को सपोर्ट करने के बजाय, जो इंडियन तमिल्स थे उनको सपोर्ट करने के बजाय उन्होंने श्रीलंकन्स को सपोर्ट कर दिया. तो वो खुद उन मिलिटेंट्स के साथ जो तमिल एलम की डिमांड कर रहे थे उनके साथ फाइट में पड़ गए. सो इट वॉज़ नॉट लाइक बाय मच ऑफ श्रीलंकन्स. वो श्रीलंका का साइड ले रहे थे बट फिर भी वो श्रीलंका के लोगों को पसंद नहीं आया और उन लोग को ऐसा लगा कि जो इंडिया है वो उनके इंटरनल मैटर्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रहा है, बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी कर रहा है. सो इन स्पाइट ऑफ दिस श्रीलंका हैज़ रजिस्टर्ड कंसिडरेबल इकोनॉमिक ग्रोथ. अब ये जो भी चल रहा था, वॉर्स, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो भी चल रही थी, उसके बावजूद भी श्रीलंका ने एक कंसिडरेबल इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करी है. So it is the first developing country to successfully control the rate of growth of population. उसने एक सक्सेसफुली जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है उसे कंट्रोल करके रखा है. टू लिबरलाइज द इकॉनमी एंड द हाईएस्ट पर कैपिटा GDP. तो ये फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री है. Now despite of internal conflicts it has maintained a democratic political system. इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद भी उसने एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम मेंटेन कर रखा है. क्लियर? सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स. अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करती थी, बट सब कंट्रीज़ के बीच में किसी ना किसी इशू को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स रहती ही थी. सो आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट ओवर कश्मीर दैट पाकिस्तान क्लेम्ड कश्मीर बिलोंग टू देम. वॉर वॉज देयर बट फेल्ड टू सेटल द मैटर. अब इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान कहता कि कश्मीर उनको बिलोंग करता है, इंडिया कहती कश्मीर उनको बिलोंग करता है. इसके ऊपर एक वॉर भी हुई थी बट जो मैटर था वो अनसेटल्ड रहा. इन 1947-48 वॉर इट रिजल्टेड इन डिवीजन एज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड डिवाइडेड बाय लाइन ऑफ कंट्रोल. फिर जो 1947-48 की वॉर थी उसके अंदर उस एरिया को पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से बोला जाता है एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय दी लाइन ऑफ कंट्रोल. और लाइन ऑफ कंट्रोल के उससे उसको डिवाइड कर रखा है. देन इन 1971 इंडिया वॉन अ वॉर बट मैटर रिमेन अनसेटल्ड. इंडिया ने वॉर जीत भी ली थी बट फिर भी मैटर अनसेटल्ड ही रहा. ऑल्सो दे हैड कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर द सियाचिन ग्लेशियर एंड द आर्म्स रेस. तो सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर भी कॉन्फ्लिक्ट्स है और जो आर्म्स रेस है कौन कितने ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेपन्स बना रहा है उसके ऊपर भी आर्म्स रेस चल रही है. सो बोथ एक्वायर्ड न्यूक्लियर वेपन्स एंड मिसाइल्स टू डिलीवर अगेंस्ट ईच अदर. तो दोनों के पास एक से बढ़ के एक वेपन्स है बट दे हैव रियलाइज दैट अगर बॉम्ब
गिर गया तो मतलब कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स भी कंडक्ट करे हैं पोखरन में, और पाकिस्तान ने छगाई हिल्स के अंदर कर रहे हैं एक्सप्लोजन्स। बोथ ऑफ देम आर वेल प्रिपेयर्ड, बट दे नो अगर एक भी बॉम्ब ड्रॉप हुआ सो देयर विल बी वेरी ह्यूज डिस्ट्रक्शन। इंडिया ब्लेम्ड पाकिस्तान फॉर हेल्पिंग कश्मीरी मिलिटेंट्स विद आर्म्स एंड ट्रेनिंग देम टू कंडक्ट टेररिस्ट स्ट्राइक्स अगेंस्ट इंडिया। अब इंडिया ब्लेम करता है पाकिस्तान के ऊपर कि कश्मीर में जो टेररिस्ट है पाकिस्तानीज़ ने उनको हेल्प करा है कि वो लोग इंडिया में आए और वहाँ पर स्ट्राइक्स करें। सो इट्स स्पाई एजेंसीज एल्स टू बी इन्वॉल्व इन वेरियस एंटी इंडियन कैंपेन्स। वहाँ की स्पाई एजेंसी इन्वॉल्व है इन सब के अंदर ना। इंडिया एंड पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स है, रिवर वाटर्स के ऊपर भी कॉन्फ्लिक्ट्स है। नो फाइनली दीज हैव बीन रिजॉल्व बाय द वर्ल्ड बैंक की वजह से ये सब रिजॉल्व हो चुके हैं। दे हैव साइंड द इंडस वाटर ट्रीटी, क्योंकि इंडस जो रिवर है वो पाकिस्तान के थ्रू फ्लो होती हुई इंडिया के अंदर आती है, तो उसके ऊपर भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, बट दिस इज सेटल्ड बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड बैंक बाय साइनिंग द इंडस वाटर ट्रीटी। देर इज़ ऑल्सो सम प्रॉब्लम ओवर द डिमार्केशन लाइन इन सर क्रीक इन द रन ऑफ कच्छ। और एक और प्रॉब्लम है रन ऑफ कच्छ के अंदर, जो लाइन है, जो बाउंड्री होती है, उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। क्लियर? नाउ इंडिया एंड इट्स नेबर्स, इंडिया के नेबर्स के साथ में कैसे रिलेशंस थे अब हम वो देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बांग्लादेश, तो बांग्लादेश से क्या क्या डिफरेंसेस थे। सो देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट ओवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर, गंगा और ब्रह्मपुत्र के वाटर के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, और इंडियन गवर्नमेंट अनहैप्पी थी फॉर डिनायल ऑफ इलीगल इमिग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश। मतलब कि बांग्लादेश से माइग्रेशन हुआ, इमिग्रेशन हुआ, और वो भी इलीगल तरीके से हुआ, बट बांग्लादेश वो मानने को तैयार ही नहीं हो रहे थे कि वहाँ से माइग्रेशन हुआ। देयर वाज सपोर्ट फॉर एंटी इंडियन इस्लामिक ग्रुप्स, और बांग्लादेश ने एंटी इंडियन इस्लामिक ग्रुप्स को भी सपोर्ट करा, एंड द रिफ्यूज इंडियन ट्रूप्स टू मूव थ्रू इट्स टेरिटरी, और उन लोगों ने इंडिया के ट्रूप्स को खुद की टेरिटरी में से पास होने के लिए मना कर दिया। दे वर नॉट एक्सपोर्टिंग नेचुरल गैस टू इंडिया, एंड बांग्लादेश फील्स इंडिया इज़ रीजनल बुली ओवर रिवर वाटर डिस्प्यूट्स। तो बांग्लादेश को ऐसा लगता था कि कोई भी रिवर वाटर डिस्प्यूट्स हो, इंडिया उसमें बुली है, इंडिया सारा वाटर अपनी तरफ ले लेता है। एनकरेजेस रेबेलियन इन चिटगोंग हिल ट्रैक्ट्स ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट नेचुरल गैस एंड बीइंग अनफेयर इन ट्रेड। बांग्लादेश ये भी कहता है कि वो रिबेल मीन्स रिवोल्ट करवा रहे हैं चिटोंग हिल्स के अंदर, एंड इंडिया इज़ ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट नेचुरल गैस फ्रॉम इलीगल मेथड्स, ठीक है, एंड इट इज़ बीइंग अनफेयर इन ट्रेड। नाउ देयर आर ऑल्सो बाउंड्री डिस्प्यूट्स विच हैव रिमेन अनसॉल्व्ड। नाउ अब क्या क्या कॉपरेशन है बांग्लादेश और इंडिया की, थोड़े बहुत डिफरेंसेस है तो थोड़े बहुत कॉपरेशंस भी है, मतलब उन लोगों ने कॉपरेट भी करा है थोड़ी बहुत चीज़ों में। सो देयर इकोनॉमिक रिलेशंस इम्प्रूव्ड, उनके इकोनॉमिक रिलेशंस इम्प्रूव्ड हुए, ठीक है। लुक ईस्ट पॉलिसी वांट्स टू लिंक अप साउथ ईस्ट एशिया वाया म्यांमार, जो ईस्ट पॉलिसी है वो लिंक करना चाहती है साउथ ईस्ट एशिया को म्यांमार के थ्रू। कॉपरेशन इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज़, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट और एनवायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर भी कॉपरेशन करा है। सो नेक्स्ट इज़ नेपाल, तो नेपाल के साथ कैसे रिलेशंस है इंडिया के। सो इंडिया हैज़ स्पेशल रिलेशनशिप विथ नेपाल, बहुत ही स्पेशल रिलेशंस है, क्योंकि दोनों को ही वीज़ा और पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती एक दूसरी कंट्रीज़ में आने के लिए। ना नेपाल में जाने के लिए हमें वीज़ा चाहिए और ना ही नेपाल के लोगों को यहाँ इंडिया आने के लिए कोई वीज़ा चाहिए। बट दे हैड ट्रेड डिस्प्यूट्स, उनके थोड़े बहुत कुछ ट्रेड डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। नेपाल और चाइना के वार्म रिलेशंस है, ठीक है। माओइस्ट मूवमेंट थ्रेट टू इंडियन सिक्योरिटी एंड देयर इज़ डेवलपमेंट ऑफ नक्सलाइट ग्रुप्स इन इंडिया। माओइस्ट जो थ्रेट्स है वो इंडिया में बढ़ रहे हैं और नक्सलाइट ग्रुप्स भी डेवलप हो रहे हैं इंडिया के अंदर। नेपाल थिंक्स इंडिया इंटरफेयर्स इन देयर इंटरनल अफेयर्स, नेपाल को ऐसा लगता है कि इंडिया इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करता है। एंड हैड डिज़ाइन ऑन इट्स रिवर वाटर्स एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और उसने खुद की रिवर वाटर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पहले से ही डिज़ाइन कर रखी है। नेपाल जो है वो एक लैंडलॉक कंट्री है, उसके पास ईजी एक्सेस नहीं है सी का। तो इंडो नेपाल रिलेशंस आर स्टेबल
डिस्पाइट डिफरेंसेस ऑन ट्रेड, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। तो इंडिया और नेपाल के रिलेशन स्टेबल है, ठीक ठाक है डिफरेंसेस के बाद भी। क्लियर। सो नेक्स्ट इज श्रीलंका। नाउ श्रीलंका दे हैव साइंड अ पॉलिसी ऑफ डिसएंगेजमेंट विद श्रीलंका, मतलब कि उनके इंटरनल मैटर्स के अंदर वो लोग कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, एक डिसएंगेजमेंट की पॉलिसी साइन की गई है। दे हैव साइंड ए FTA एग्रीमेंट एंड हेल्प श्रीलंका इन पोस्ट सुनामी रिकन्स्ट्रक्शन। जब सुनामी आई थी उसके बाद श्रीलंका के अंदर जो डिस्ट्रक्शन हुआ उसकी रिकन्स्ट्रक्शन ने इंडिया ने श्रीलंकन्स की हेल्प करी है। क्लियर। नेक्स्ट इज भूटान। इंडिया एंड भूटान ऑल्सो हैज स्पेशल रिलेशनशिप. There are no major conflicts between India and Bhutan. Now, Bhutan helped in weeding out the guerrillas and militants from northeast. इंडिया के नॉर्थ ईस्ट एरिया में से भूटान ने हेल्प करी थी गुरिल्लाज और मिलिटेंट्स को निकालने में, बाहर निकालने में. एंड इंडिया इज़ इन्वॉल्व इन बिग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन भूटान. इंडिया इन्वॉल्व है भूटान के बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के अंदर. नेक्स्ट इज़ मॉलडीव्स. सो नाउ इनके साथ भी वार्म और कॉर्डियल रिलेशंस है इंडिया के. इंडिया हैज़ हेल्प मालदीव्स इन स्टॉपिंग द इन्वेजन बाय श्रीलंका. तो श्रीलंका मॉलडीव्स पर अटैक कर रहा था तो इंडिया ने मॉलडीव्स की हेल्प करी थी उस इन्वेजन से बचने के लिए. ऑल्सो इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टूरिज्म एंड फिशरीज इन मॉलडीव्स. क्लियर. आवर लास्ट टॉपिक इज पीस एंड कॉपरेशन. सो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी सार्क, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन इन 1985. तो इसको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली ड्यू टू पॉलिटिकल डिफरेंसेस. तो पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से इसको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली. Now, साउथ एशिया रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉपरेशन एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप. जो साउथ एशिया है वो कॉपरेशन और फ्रेंडली रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मांगते हैं, बट इट वॉज नॉट सक्सेसफुल. तो सार्क के मेंबर्स ने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन सैफ्टा इसको साइन करा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. इट वॉज अ फ्री ट्रेड जोन. ये एक फ्री ट्रेड जोन थी एंड इट वॉज साइंड इन 2004 एंड इट केम इन इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 2006. ठीक है. नाउ इसका क्या एम था? इट एम्स एट लोअरिंग ट्रेड टैरिफ्स. जो ट्रेड बैरियर्स है, जो टैक्सेस लगाए जाते हैं बहुत ज़्यादा, उनको लोअर करने के अंदर ये हेल्प करती है. नाउ अब नेबर्स को क्या लगता था? नेबर्स फेल्ट दैट दिस वॉज फॉर इंडिया टू इन्वेड देयर मार्केट्स एंड टू इन्फ्लुएंस देयर सोसाइटीज़ इन पॉलिटिक्स थ्रू कमर्शियल वेंचर्स. तो उन लोग को ऐसा लगा ये इंडिया के लिए है और ये उनके बेनिफिट के लिए बनाई गई है, जिससे कि उनके मार्केट्स के अंदर लोग आए एंड दे कैन इन्फ्लुएंस द सोसाइटीज़ एंड पॉलिटिक्स थ्रू दीज कमर्शियल वेंचर्स. इन वेंचर्स की वजह से इंडिया की ट्रेड वगैरह इम्प्रूव हो. क्लियर. नाउ इंडिया पाकिस्तान कॉपरेशन. अब इंडिया और पाकिस्तान ने किन किन चीज़ों के ऊपर कॉपरेट करा है? सो देयर इज़ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स. कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए गए हैं बहुत ज़्यादा. ठीक है. देयर इज सोशल एक्टिविस्ट एंड प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ लीडर्स एट समिट. मतलब कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगहों से पॉपुलर पीपल जो है वो समिट के अंदर आके मिलते हैं. देन बस रूट्स हैव ओपनड अप. इंडिया और पाकिस्तान के लिए बस रूट्स ओपन हो गए क्या? पाकिस्तान से इंडिया थ्रू, मतलब थ्रू बस रूट आप जा सकते हैं. एंड ट्रेड एंड वीज़ाज़ वर डन मोर ईजिली. जो ट्रेड है वो भी थोड़ा ईजिली हो रहा है और वीज़ाज़ भी अब ईजिली मिल जाते हैं पाकिस्तान जाने के लिए. पाकिस्तान वालों को अगर इंडिया आना है तो ये भी अब ईजी हो गया है. ओके. So this was all about this chapter. Also, these are my handwritten notes, so you can use them for the further learning. I hope you liked it. Thank you for watching.